नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इससे पहले अपने दो जगह बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर चुके हैं। आज हम लोग बेलन की लंबाई के लंबवत बेलन की लंबाई के लंबवत एवं बेलन की लंबाई के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक बेलन मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बेलन है जिसकी लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l है और जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट जो उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो सबसे पहले एक बेलन मानना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास में एक बेलन है और ये x यदि माने तो ये जो है ये y डैश होगा। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं और ये जो त्रिज्या इसकी है ये कैपिटल R मान लेते हैं। अपने टॉपिक को यदि देखें तो हमारा टॉपिक है बेलन की लंबाई के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। हम लोग द्रव्यमान मान लेते हैं बेलन का कितना है, कैपिटल M है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, बेलन की जो पदार्थ है उस पदार्थ का घनत्व लेकर के चलते हैं कि यदि बेलन के पदार्थ का घनत्व कितना हो, रो हो। बेलन के पदार्थ का घनत्व रो हो तो रो किसकी इक्वल होगा, m/πr² L के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो अपने पास में एकांक आयतन है उस एकांक आयतन का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, कैपिटल M है। ये रो है, एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है, इसका रो के बराबर है। तो बेलन के पदार्थ का घनत्व रो, तो रो किसकी इक्वल होगा, m/πr² L के बराबर होगा। πr² L जो है इस बेलन का आयतन है और कैपिटल M जो है वो क्या है, इस बेलन का द्रव्यमान है। अब अपने क्या करते हैं, देखो टॉपिक जो आपने शुरू किया था तो उसके अंदर लिखा था कि ये जो बेलन है ये अपने पास में क्या है, एक ठोस बेलन है। यदि ये ठोस बेलन है तो ये किससे मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, ये विभिन्न शक्तियों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं कि ये जो अपना बेलन है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, विभिन्न शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये बेलन है और विभिन्न शक्तियों से मिलकर के ये बना हुआ है। ये मान लिया अपने पास में O है और ये क्या होगा फिर O डैश होगा। ये कितनी दूरी पर स्थित है, ये x दूरी पर स्थित है शक्ति और इसकी मोटाई मान लेते हैं कितनी है, dx है। तो शक्ति का नाम यदि लिखें तो PQ नाम लिख देता हूँ मैं इसमें कि PQ क्या है, एक शक्ति है और O और O डैश के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल x है और जो मोटाई है इस शक्ति की ये मान लेते हैं कितनी है, dx है। तो अपने पास में dx मोटाई की और x दूरी पर स्थित क्या है, एक पट्टिका है, यानी एक शक्ति अपने पास में, ये इसके क्या है, अक्ष है। अब देखिए ये जो दूरी है ये कैपिटल R ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अपने पास में जो बेलन है ये समान रूप से शक्तियों से मिलकर के बना हुआ हम लोगों ने माना है। अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शक्ति के द्रव्यमान की। शक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, dm है। तो ये dm किसके बराबर होगा, शक्ति के आयतन गुणा
जो पदार्थ है उसके घनत्व के बराबर होगा। शक्ति का आयतन देखिए, शक्ति का आयतन यदि हम लोगों को ज्ञात करना है तो हमें देखना पड़ेगा शक्ति के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी मोटाई। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल ए ही होगा, क्योंकि इसका ए है तो इसका ए ही है, समान रूप से ये शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है, और ए किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसे मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए अपने रो का मान रखें, घन तो रो है तो रो का मान कितना है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल है। ये देखिए आर स्क्वायर पाई से पाई, तो अपने पास में बचता है एम अपॉन एल और डी एक्स। कितना बचता है, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स हमारे पास में बच जाता है। अब मान लेते हैं कि शक्ति के व्यास पी क्यू के सापेक्ष शक्ति का जड़त्व आघूर्ण कितना है। शक्ति के व्यास पी क्यू के सापेक्ष, शक्ति के व्यास पी क्यू के सापेक्ष शक्ति का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ये होगा डी आई और साथ में कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। कल जो हम लोगों ने फॉर्मूले व्युत्पन्न किए थे वहाँ शक्ति के व्यास के सापेक्ष जो अपने फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था वो आया था 1/4 एम आर स्क्वायर। कितना आया था, 1/4 एम आर स्क्वायर आया था। तो आज कितना आएगा, ये आएगा 1/4 और एम की जगह डी एम और आर स्क्वायर। फिर से देखिए शक्ति के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था। एक तो अपने सीधा जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था एम आर स्क्वायर बटा 2 आया था, और एक किया था व्यास के सापेक्ष जो कितना आया था, जो हमारे पास में आया था एम आर स्क्वायर बटा 4। कल 4 फॉर्मूले व्युत्पन्न किए थे, उनमें से एक फॉर्मूला कितना था, 1/4 एम आर स्क्वायर। आर तो अपनी दूरी आ गई, एम इस शक्ति का द्रव्यमान था टोटल, पर यहाँ शक्ति का द्रव्यमान कितना है, डी एम है, क्योंकि कैपिटल एम द्रव्यमान किसका है, बेलन का है। डी एम का यदि यहाँ पर मान रख दिया जाए तो अपने पास में ये मान कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा डी आई पी क्यू बराबर 1/4 और एम अपॉन एल और आर स्क्वायर और डी एक्स। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बटा 4L इंटू डी एक्स। अब अपने समांतर अक्षों की प्रमेय लागू कर देते हैं यहाँ पर, और समांतर अक्षों की प्रमेय लागू करके क्या करते हैं, वाई डैश एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। ये जो शक्ति है इसी शक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। अभी तक अपने ध्यान रखना, जो जड़त्व आघूर्ण अपने पहले से ही बताए उसी जड़त्व आघूर्ण को सोल्व करते जा रहे हैं, बस द्रव्यमान चेंज कर दिया है। तो अब अपने इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, इन दोनों के मध्य दूरी x है, और समांतर अक्षों की प्रमेय यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ये वाई डैश किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है। तो पी क्यू किसके समांतर है, वाई डैश के समांतर है। पी क्यू के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, वाई डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप लोग कि अपना जो डी आई वाई डैश आएगा, डी आई वाई डैश आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा डी आई पी क्यू प्लस अपने पास में द्रव्यमान कितना है, डी एम, और कितनी दूरी पर स्थित है, ओ डैश दूरी पर स्थित है। ध्यान रखना समांतर अक्षों की यहाँ पर मैं लगाई है, तो ये मत कर देना कि आप लोग ये मान करके चलो कि ये इसके द्रव्यमान के अंदर से होकर के गुजर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग शक्ति को सोल्व कर रहे हो, पहले अपने शक्ति को सोल्व कर रहे हैं, फिर समाकलन कर देंगे टोटल का, तो आपका कंप्लीट जो बेलन है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मान करके चल रहे हैं कि अपना जो बेलन है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, अलग अलग मान की शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। तो मान रखते हैं इसके अंदर ये आएगा डी आई वाई डैश, और इसका मान कितना है हमारे पास में, इसका मान है 1/4 एम एल आर स्क्वायर डी एक्स प्लस अपने पास में डीएम का मान देखें तो डीएम का मान तो अपने ज्ञात कर चुके हैं, ये रहा डीएम का मान कितना है, एम एल और डी एक्स। ओ डैश का मान देखिए, ओ डैश, ये ओ डैश है, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, x है, तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ से कोई अगर कॉमन आ रहा है तो जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, उसके अलावा जो बचता है उसे अपने एक तरफ रख देते हैं। तो ये देखिए ये आएगा डी आई वाई डैश, यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो m अपॉन एल यहाँ भी है
एम अपॉन एल यहाँ भी है, तो एम अपॉन एल क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर बटा 4, आर स्क्वायर बटा 4 प्लस यहाँ क्या बचा एक्स और साथ में डी एक्स। कोई समीकरण नंबर इसे मैं लगा देता हूँ, समीकरण नंबर 3। तो ये अपना सोल्व हो गया है, किसके लिए, ये अपना सोल्व हो गया है शक्ति के लिए, एम अपॉन एल आर स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा भाई, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाइए अपने यहाँ, एक्स स्क्वायर आएगा, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाइए। समांतर अक्षों की प्रमेय अपने को क्या बताती है, अपने को कुछ इस तरीके से बता रही थी, यदि आई ए बी लिखा होता तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, डी की स्क्वायर आती है साथ में एम डी स्क्वायर, समांतर अक्षों की प्रमेय अपने बताती है। तो आई सी एम जो है उसकी जगह तो अपने पास में ये आ गया डी आई पी क्यू, और जो एम डी स्क्वायर है उसकी जगह एम की जगह डी एम आ गया, और जो ओ डेस है ये अपने पास में ये दूरी है डी, ठीक है, और दोनों के मध्य दूरी कितनी है एक्स, तो डी की जगह डी की स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर यानी ओ डेस की स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा और ये भी कितना बनेगा एक्स की स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने बस इसका समाकलन करना है और आपके पास में कंप्लीट जो बेलन है उस कंप्लीट बेलन का जड़त्व आघूर्ण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया डी आई वाई वाई डेस इक्वल एम अपॉन एल आर स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संपूर्ण बेलन का वाई वाई डेस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। संपूर्ण बेलन जो है उसका यदि जड़त्व आघूर्ण हम लोग ज्ञात करें तब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारे मान यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, अपने लिखेंगे संपूर्ण बेलन का वाई वाई डेस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। संपूर्ण बेलन का यदि अपने को ज्ञात करना होगा तो ये जो टर्म है इसका क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसका समाकलन आप लोग कर दोगे डी आई वाई वाई डेस का, तो ये तो आपके पास में आई आ जाएगा, या आई वाई वाई डेस भी आप लोग लिख सकते हो, ये अलग करने के लिए कि अपने वाई वाई डेस के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसका तो समाकलन क्या होगा, आई होगा, या तो आई लिख सकते हो आप लोग, या क्या लिख सकते हो वाई वाई डेस भी यहाँ लिख सकते हो। बाकी जो टर्म बची है उसे मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एम अपॉन एल और आर स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए अपने ये जो एक्स एक्स डैश जो अपने ये वाई वाई डैश जो है ये कहाँ स्थित है, बेलन के बिल्कुल बीच में स्थित है। यदि बेलन की कुल लंबाई कितनी मान करके चलते हैं, एल मान करके चलते हैं, तो इसमें एल बटा 2 इस साइड है और एल बटा 2 इस साइड है। ये यदि इसका केंद्र है तो इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई है माइनस एल बटा 2 से प्लस एल बटा 2 तक, ठीक है। बेलन की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो बेलन की लंबाई है माइनस एल बटा 2 से प्लस एल बटा 2 तक। आगे अपने जब इसे सोल्व करेंगे तब देखिए जो इस प्रकार का हमारे पास में समाकलन होता है जिसमें माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक मानो, तो उसे अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को बदल देते हैं 0 से l/2 तक। तो इसे भी यही किया 0 से l/2 तक और 2 तक। ये अपने सिर्फ समाकलन की जगह लिखा है, ये जो समाकलन है इसकी जगह क्या लिख दिया 2 0 से l/2 और m अपॉन एल आर स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसके बारे में आपको सेकंड वीडियो में जो अपने सेकंड चैप्टर था उसके वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि समाकलन को ऐसे क्यों लिख सकते हैं। अपने आगे बढ़ते हैं, 2m अपॉन एल कॉन्स्टेंट की तरह है तो बाहर आ जाएगा। अंदर समाकलन के सिर्फ क्या बचेगा 0 और l/2 और आर स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। इसे सोल्व करोगे तो i 2m बटा l और ये बन जाता है आर स्क्वायर बटा 4 और इसका सिर्फ x प्लस x की पावर 3 बटा 3 और कहाँ से कहाँ तक 0 से l/2
2 तक, 0 से L/2 तक अपने क्या किया है, इसका समाकलन किया है। ठीक है, इतना करने के बाद में अपने लिमिट रख देते हैं, जो 0 से L/2 की लिमिट है उस लिमिट को रख देते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ से रखना शुरू कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा I = 2m/L। कितना आएगा, 2m/L। इस लिमिट को सबसे पहले रखोगे तो ये तो पहले से ही है r²/4, तो r²/4 तो पहले से ही है। L/2 को रखा तो ये बन गया L/2 प्लस यहाँ रखा आपने x³ की जगह तो ये बनता है L³। कितना बनता है, L³, और इसकी भी क्या होगी, यहाँ पर क्यूब होगी तो ये 8 बनेगा। तो 8 × 3 मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना आपने इसे लिख दिया 8/3 के रूप में। अब अपने क्या करते हैं, जो समाकलन के अंदर लिमिट, जो अपने ब्रैकेट के अंदर टर्म आई है उसमें से L/2 को कॉमन लेते हैं। L/2 जो है उसे अपने क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से 2m/L और L/2 को मैंने लिया कॉमन। यदि L/2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये L/2 यहाँ से हट जाएगा, ये बनेगा r⁴/4 प्लस L/2 तो कॉमन में चला गया तो यहाँ 2 जाने के बाद में 4 बचेगा और ये बन जाएगा 12। ठीक है, L से L, 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में निरस्त हो जाएगा। तो अब जो आपके पास में फॉर्मूला बचेगा वो फॉर्मूला क्या बचेगा, I = m r²/4 प्लस L²/12। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, ये I/Y के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान है। जो y एक्सिस में हम लोगों ने बना रखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान है। कितना है, I/Y = m r²/4 प्लस L²/12। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। जब भी बेलन की बात की जाएगी तो बेलन की जो अक्ष है उसके लंबवत और इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो वो होता है m r²/4 प्लस L²/12। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने, और इसी में अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए आगे, बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना हो तो वो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यही रहने देते हैं। ये डायग्राम हटा देते हैं, वैसे इसी डायग्राम से अपने काम चला सकते हैं अगर चाहो तो आप लोग। अगला देखिए, बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष, बेलन की एक फलक के व्यास के सापेक्ष बेलन का जड़त्व आघूर्ण, व्यास के सापेक्ष बेलन का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, बेलन की एक फलक के व्यास के सापेक्ष यदि क्या करना हो, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें ये तो आ गया अपने पास में बेलन। ठीक है, और एक तो इसका ये वाला एक्स होता है और एक ये एक्स होता है, ये y डैश है और ये क्या है, O है। अपने किसी एक फलक, जैसे ये फलक ले ली और इसके अंदर से एक अक्ष गुजर रहा है AB, इस AB के सापेक्ष क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो ज्ञात करना है। ये टोटल लंबाई जो है मान लेते हैं कितनी, L, ये कितनी बचेगी L/2 और ये कितनी बचेगी L/2 बचेगी, ये O डैश बनेगा। तो O डैश जो है अपने पास में कितना है, L/2 है। O डैश का मान कितना है, L/2 है। ये त्रिज्या इसकी कितनी है, कैपिटल R है। आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि AB जो है उस AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा। तो देखिए, IAB, इस AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा I
वाई डैश प्लस ये जो आपके पास में बेलन है, इस बेलन का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा आपको। बेलन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास में, कैपिटल M है, और साथ में वो दूरी आ जाएगी जो कितनी है, L/2 है, और इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने लिख दिया mL/2 की स्क्वायर। ठीक है, सारे मान जो है इसमें अपने रख देंगे। तो यहाँ अपने क्या किया है, समांतर अक्षों की जो प्रमेय उसे काम में लिए, अपने AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो किसके बराबर आएगा, जो दूसरा अक्ष आपके पास में है y डैश, एक तो ये लेना है और इन दोनों के मध्य दूरी का वर्ग लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है m से। तो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है अपने पास में, L/2 है, इसका वर्ग किया और इसका द्रव्यमान कितना है, बेलन का कैपिटल M है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से मान कितना आएगा, ये आएगा IAB इक्वल IY डैश, ये वाला जो मान है ये यहाँ आएगा mR²/4 प्लस L²/12, ठीक है, और प्लस कितना mL²/4, कितना आ जाएगा, mL²/4 हमारे पास में आ जाएगा। अभी यहाँ से m को कॉमन लेकर के फॉर्मूले का थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर सकते हो। MAB, m को यदि कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास में मान बचता है R²/4 प्लस L²/12 प्लस L²/4, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बचता है। इसे भी आप लोग अगर ये चाहो कि जो L वाली टर्म है वो अपनी एक साथ रहे, इसे भी सोल्व कर सकते हो, और ये आ जाएगा IAB इक्वल mR²/4 प्लस यहाँ से एलसीएम लेकर के सोल्व कर लो इसे, ये 12 और ये कितना बनेगा L² प्लस ये 3L², तो ये आएगा IAB इक्वल mR²/4 प्लस कितना आ जाएगा 4L²/12, ये कटेगा 3 बचेगा आपके पास में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा IAB इक्वल mR²/4 प्लस का कितना L²/3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अभी ये एक अन्य सूत्र प्राप्त हो जाता है mR²/4 प्लस L²/3, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को प्राप्त होता है यदि एक फलक के सापेक्ष आप लोग क्या करना चाहो, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना चाहो। इस तरीके से बेलन के लिए भी अपने 4 फॉर्मूले प्राप्त कर लिए, 4 जगह बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। एक तो हमने क्या किया था, बेलन लिया था, बेलन की अक्ष जो थी उसके सापेक्ष अपने जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया था, जो अपने जैसे चक्ति के लिए करते हो बिल्कुल उसी तरीके से किया था, बस समेशन या समाकलन आप लोगों को करना था। फिर उसके समांतर अक्ष लिया था, उसके सापेक्ष करना था, पर जो अपने अक्ष के लंबवत जो अपने जड़त्व आघूर्ण आज ज्ञात किया है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक अपने इसमें शुरू कर लेते हैं, वो है ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण यदि अपने ज्ञात करें तो थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा ये, ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना। जैसे अपने बेलन के लिए किया था बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। देखिए आगे, कुछ एक बातें ठोस गोले के लिए अपनी आज हो जाएगी, और जो बचेगा उससे अपने फिर से कल का जो वीडियो होगा उसमें देख लेंगे। तो इसके बाद में जो अपने पास में आकृति आती है वो आती है ठोस गोला। ठोस गोले के कारण जड़त्व आघूर्ण का मान। ठोस गोले के कारण जड़त्व आघूर्ण का मान। सबसे पहले अपने ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठोस गोले के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने बेलन को सोल्व किया है उसी प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं ठोस गोले को भी। और एक ठोस गोला हम लोग मान लेते हैं और उसके अंदर कोई एक व्यास लेते हैं, उस व्यास के सापेक्ष अपने क्या कर लेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मान जो है इसके लिए ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं। ये हमारे पास में एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है और इस गोले के
ये जो व्यास है x और x डैश, इसके सापेक्ष अपने क्या करने वाले हैं, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, x डैश जो व्यास है इसका, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान अपने ज्ञात कर लेंगे। x डैश x है और ये इस पर अपने व्यास मानेंगे और उसके सापेक्ष क्या कर लेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। ये मान लिया कि अपने पास में कौन सा x है, ये अपने पास में y डैश x है और ये इसका केंद्र O है। अपने ये मान लेते हैं कि ये जो गोला है ये भी क्या है, बहुत सारी चक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। बस फ़र्क इस बात का है कि ये जो चक्तियाँ हैं ये बिल्कुल अलग मोटाई की है, बिल्कुल अलग मोटाई की चक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। ये O और ये मान लेते हैं क्या है, O डैश है। ये जो इन दोनों की मध्य दूरी है इसे मान लेता हूँ कितनी है, स्मॉल x है। इन दोनों के मध्य दूरी को कितनी मान लिया हम लोगों ने, स्मॉल x मान लिया। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसे मान लेता हूँ मैं, ये बेलन, ये जो गोला अपने पास में है इसकी त्रिज्या के बराबर ये दूरी अपने पास में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो दूरी है ये, इसे भी कोई नाम देंगे जब अपने आगे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने जिस प्रकार से जो बेलन था, बेलन के लिए अपने घनत्व रो मानते हुए सोल्व किया था, उसी प्रकार से ये जो अपने पास में इसका भी घनत्व रो मानते हुए अपने लिखते हैं कि यदि इसका घनत्व कितना हो, रो हो, यदि गोले का घनत्व कितना हो, रो हो, गोले का घनत्व रो हो तो रो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान बटे गोले के आयतन, और आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। यानी ये क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा 3m/4 पाई आर की क्यूब। समीकरण नंबर 1 यहाँ से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी कि अपना जो रो है वो किसके बराबर है, वो m/4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। इसी को थोड़े आगे सोल्व करके लिख देते हैं तो ये 3m/4 पाई आर की क्यूब प्राप्त हो जाता है। और ये इसकी त्रिज्या r है, ये जो गोला है। अब जब ये त्रिज्या r है तो ये तो मैंने आपको बताई, ये इसकी त्रिज्या है तो r होगी। ये x मान रखा है तो इसे अपने क्या कर लेंगे, स्मॉल y मान लेंगे इस दूरी को। आगे जब आप लोग इसे सोल्व करोगे, कोई नाम दे देना इस पॉइंट को, जैसे यदि मैं p लिख देता हूँ तो आगे जब अपने इसे सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अपने ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को भी क्या करना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। अभी के लिए अपने गोले का घनत्व कितना मान लिए, रो मान लिए। रो किसके बराबर आ गया, 3m/4 पाई आर की क्यूब के बराबर आ गया। आगे लिखते हैं अपने कि ये जो चक्ति मान रखी है, इस चक्ति का आयतन कितना होगा। तो अपने लिखते हैं चक्ति का आयतन, चक्ति का आयतन। और चक्ति का यदि अपने आयतन देखें, ये आयतन कितना होगा, ये होगा पाई y² और इनटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, सममित आकृतियाँ होती है उसके लिए इसी तरीके से हम लोग अपने आयतन क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करते हैं। तो अभी आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ क्षेत्रफल लिख दिया और इसे क्या कर दिया, इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो चक्ति है इसकी मोटाई मान ली कितनी है, dx है, और इसकी त्रिज्या कितनी मान रखी है, y मान रखी है। चक्ति की त्रिज्या कितनी है, y है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो आपके पास में ये मान कितना आएगा, पाई y² इंटू dx जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अपने पास में चक्ति का द्रव्यमान है वो चक्ति का द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा। तो चक्ति का द्रव्यमान dm, चक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, dm है। तो ये जो dm अपने पास में आया है, ये dm कितना होगा, ये dm आपके पास में होगा एक तो इस चक्ति का आयतन और गुणा क्या लिखना पड़ेगा आपको, रो लिखना पड़ेगा। यानी dm किसके बराबर है, तो dm पाई y² रो dx के बराबर है। इसे मैं समीकरण नंबर 2 लगा देता हूँ। ठीक है, इसे क्या कर दिया आपने, समीकरण नंबर 2 लगा दिया है कि अपना dm जो है वो किसके बराबर है, पाई y² रो dx के बराबर है। अब अपने x डैश के सापेक्ष यदि चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो ये कितना आता है, x डैश के सापेक्ष चक्ति जो है इसका यदि आप लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहो चक्ति का, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/2 dm y², 1/2 dm y² होगा। dm का मान रख देंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, dm का मान रखना है। देखिए ये 1/2 dm y², ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, हम लोगों ने कल जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर लिखा था कि शक्ति जो होती है उसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत जो अक्ष है, ये तल के लंबवत अक्ष है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया है। ये कितना है, 1/2 m r²। तो ये आ गया 1/2
और डी एम वाई स्क्वायर, एम की जगह डी एम रख दिया और आर की जगह वाई रख दिया। जो फॉर्मूला था उसकी बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो कल अपने इससे आगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे और देखेंगे कि जो बोला है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान कितना प्राप्त होता है।